बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोगों को 18वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। माह रमज़ान का तो पता भी नहीं चल रहा, कैसे कैसे जल्दी जल्दी से रोज़े गुजरते चले जा रहे हैं। और हर रोज़ की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं ये करती हूँ कि जब भी रोज़ा रखें नेक नियति के साथ और खुश दिली के साथ। और गर्मी की शिद्दत ऑल्दो है, लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है, सब लोग परेशान हैं। हमारे अपने घर, हमारे अपने इलाके में इतनी सारी लाइट जा रही है, तो ये किसी एक इलाके का मसला नहीं है, ओवरऑल गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है जिससे लोग परेशान हैं। तो आप किसी से अच्छे की उम्मीद ना रखें कि हालात बेहतर हो जाएंगे। जैसे कि शाहिद सिप्रा साहब ने 2-3 दिन पहले हमें ये बताया था कि मुसलसल लोड शेडिंग आगे होगी, तो ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि बैकअप कुछ नहीं है। और रह गई जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो इस सब चीज़ों को लेकर अभी कुछ तैयारी वाले हालात तो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, तैयारी ईद की लोग कर रहे हैं, बाज़ारों में गहमा गहमी शुरू हो गई है। खुशियों के त्यौहार हैं, खुशियों के साथ आप सब लोग मनाएं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सबसे पहले आज की अच्छी बात। रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना इंतकाम किसी से न लेना, मुआफ़ करना सीखना। जैसे कि मुझे वो बात याद आ गई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता चल गया ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझे कुएं में डाला, क्या कुछ किया। लेकिन क़ुरबान जाए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, फ़रमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज मैं तुमसे कोई भी इंतकाम नहीं लूँगा। इसलिए मेरे भाइयों, ताकत आने के बावजूद इंतकाम न लेना, मुआफ़ करना सीखना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज का मौसम कैसा रहेगा जान लेते हैं टुडेज वेदर में। चलते हैं मायदा की तरफ। जी मायदा, बताइए मौसम आज कैसा है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा और आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? गर्मी बढ़ेगी या कुछ बेहतरी भी आएगी मौसम में? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो आज हल्के बादल जो हैं सूरज को अपनी लपेट में ले रहे हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो उसी तरह से बरकरार है। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से अभी जो सुबह के औकात में मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में सूरज का पारा जो है वो आज भी जो है वो हाई दिखाई दे रहा है। शहर में सूरज जो है वो बरहम दिखाई दे रहा है। गर्मी इसी तरह से बरकरार है। गर्मी का जोर जो है वो टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। शहर में जो है बारिशों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। शहरियों को इंतज़ार भी है कि बारिशें होंगी तो गर्मी का जोर टूटेगा। तो दूसरी जानिब जो है वो शहर में फ़िज़ाई आलूदगी भी जो है इसी तरह से बरकरार है। लेकिन ना तो बारिशें हो रही हैं और ना ही महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में जो है बारिशों के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 24 घंटों में बारिशों के अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए हैं और ना ही आइंदा हफ्ते में भी जो है बारिशों के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत फ़िलहाल जो अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 39 तक जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 25 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ अगर हवा में नमी के तनासुब की अगर बात करें तो वो 30% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन जो है माहिरीन की जानिब से हमारे शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी जो है वो जारी की जा रही हैं वक्फे वक्फे से, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी से जो है कुछ वायरल इन्फेक्शन भी जो है सूरत हाल हमें मायदा बता रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। खबरें क्या हैं? पहली खबर, वजीर आजम की जानिब से विफाकी काबीना की तश्कील। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 3 अराकीन भी विफाकी काबीना में शामिल। फाइनली सस्ती चीजें भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। 10 किलो के आटे का थैला 150 रुपए सस्ता, हुकूमत का बड़ा इकदाम। सेहत कार्ड पे इलाज के लिए मुकर्रर करदा इंश्योरेंस रेट बढ़ाने की तजवीज। गायनी, सर्जरी और कम रेट वाले ऑपरेशन से इनकार।
और वॉल्टन एहसास सेंटर के बाहर लंबी कतारें। जहां पर लोगों को लंबी लाइन में इंतजार कराया जा रहा है, उसका नाम एहसास सेंटर क्यों है, सवाल ये है। इस पे आगे चल के हम बात करेंगे। जी तो सईद हमारे साथ मौजूद है। आज की खबरें जो कि अभी हमने टॉप स्टोरीज पढ़ी हैं जी, डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे साथ कज़ाफ़ी भट्ट साहब और दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है? अच्छा, मुझे खुशी हो रही है, पता नहीं अब आप लोग इसको खुशी कहेंगे या नहीं कहेंगे। इतनी बड़ी लीड जब सुबह आके मैंने अखबार खोला और देखी ना कि आटा सस्ता, चीनी सस्ती, तो दुर्रे नायाब मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, खुशी होती है या नहीं होती? देखिए जी, खुशी बिल्कुल होती है। और ये मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का वतीरा पहले भी रहा है। जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने कोई ना कोई इस तरह से मैनेजमेंट करनी होती थी कि चीज़ें सस्ती भी होती थी और मार्केट में अवेलेबिलिटी। अब जिम्मेदारी इंतज़ामिया पे आएगी कि इस रेट पर अवेलेबिलिटी, और जगह जगह जो रमज़ान बाज़ार बनाए गए 31 के करीब, वहाँ पे स्पॉट्स पे मिलने, गली मोहल्लों तक पहुँचे, अप्रोच हो। और इसमें जो सबसे ज़्यादा शराइत रखी गई है, जिसमें फ्लोर मिलों को कहा गया है कि वो 20 किलो का थैला नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ 10 किलो का थैला बनाएंगे, सब्ज़ रंग का थैला होगा और वो मार्केट में सप्लाई होगा। वो किसी जगह पे प्राइवेट सप्लाई भी करेंगे और जहाँ पे सब्सिडाइज आपकी मार्केटें हैं वहाँ भी पहुँचेगा। अब इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ कि वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब ने भी, आपको पता है, रमज़ान पैकेज का ऐलान किया, लेकिन वो पैकेज मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गया। उसमें भी बड़े पैसे रखे गए, लोगों को दहलीज तक कमोडिटीज़ जो है पहुंचाने की बात की गई, लेकिन वो मैनेज नहीं हो सका। अब उसी रमज़ान पैकेज का अगर मुआवजा करें तो एक रमज़ान पैकेज अब वज़ीर आज़म ला रहे हैं, अब उसकी मैनेजमेंट किस तरफ से जाती है? ऐलान तो बहुत अच्छा है और उसकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या उसी तरह अवेलेबिलिटी होगी? क्योंकि पंजाब में तो ब्यूरोक्रेसी अभी उस तरह से मुतहरिक नहीं हुई ना जिस तरह से विफाक में हो चुकी है। तो ये भी एक क्वेश्चन होगा। फिर वज़ीर आला चूँकि अभी हवा में है हमारे पंजाब के, तो हमें ये भी नहीं पता लग रहा कि कौन वज़ीर आला किस तरह से जाके एक्टिव होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी इसकी मुश्किल होगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अगर 5 से 10 रुपये भी रिलीफ किसी को मिल जाए तो फिर भी बड़ा रिलीफ है, तो बहुत बड़ी बात होती है। भट्ट साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छी बात है, चीज़ें अच्छी हैं। ईद तक तो कम से कम रिलीफ है। हाँ, खुशी रहनी चाहिए, खुशी रहेगी। फाइनली मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ ये भी खबर मिली है, कुछ सस्ता हुआ है। लेकिन भट्ट साहब और इशारा कर रहे हैं, ईद तक खुशी रहेगी। ईद तक ये खुशी है, हमें इस खुशी को भरपूर तरीके से जो है ना वो एंजॉय करना चाहिए। लेकिन वो आपने अगर वॉर स्टोरीज़ या वॉर की मूवीज़ देखी हों तो आपने वो उसके अंदर देखा होगा कि जब दुश्मन की फ़ौज भागती है तो वो जाते हुए जिनसे ना कुछ माइंस लगा जाती है, ताकि अगर दूसरी फ़ौज आए तो वो कब्जा करे, तो नुकसान तो हो ना कम अज़ कम। तो बहरहाल ये वो पीटीआई वाले दोस्त हैं, भी कुछ ज़्यादा जज्बाती ना हो जाए कि मैं उनकी तरफ नहीं इशारा कर रहा, लेकिन फिर भी अब तो कह दिया आपने। मैंने क्या कहा? आपने पूरे माइंस की बात कर दी। आपने कह दिया कि जाते हुए लोग माइन लगा गए। तो समझने वाले समझ गए, जाते हुए माइन लगा गए। मैंने तो कुछ नहीं कहा। देखे ना, अब हुकूमत जाते हुए चलें ऐसे है तो फिर गालियाँ तो पढ़नी है, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। हुकूमत जाते हुए ना कुछ माइंस लगा गई और इतने खौफनाक माइंस वो लगा गई है कि जिसका असर जो उनसे है ना वो जब होगा तो वो फिर हर एक तबके को होगा, इनको भी बेचारों को पड़ेंगी। जिस तरह वो पीटीआई वाले कहते थे ना कि जी हाँ, जो कुछ पिछली हुकूमत ने किया हुआ है हम उसको ये एक आसान हल है अपने गले से उतारने के लिए पिछली हुकूमतों पे डाल दें। देखिए ना, पेट्रोल आपने बढ़ाना ही बढ़ाना है, अभी आपने उसको नाप के रखा है, बड़ी ज़बरदस्ती आपने उसको नाप लिया इस वक्त। फिर आपने अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें बढ़नी है, जो आपने IMF के साथ इस पिछली हुकूमत ने जो मुआहदे किए हैं, आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। आपको किस्त उसी सूरत में मिलेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ब्लैक लिस्ट होंगे आपके लिए और मुआशी तौर पर मामला ख़राब होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये ईद तक जो खुशी है ना, हमें इसको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। ईद के बाद जो इसके आफ्टर शॉक्स आने हैं ना, उसके लिए हमें जहनी तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है, बड़ा ज़रूरी है। यानी महंगाई से दुर्रे नायाब हमारी जान नहीं छूटने वाली। मैं भट्ट साहब की बात को थोड़ा कैरी करता हूँ आगे। बिल्कुल ये बात, महंगाई से हमारी जान नहीं छूटेगी। और जो हमारे पीटीआई के दोस्त ये समझ रहे हैं कि इनको बैठे बिठाए रातों रात एक फूलों की सेज मिल गई है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पता नहीं कितनी अय्याशी करने जा रही है हुकूमत करके, तो ये गलत फहमी है, ये निकाल दें दिल से। ये कांटों की सेज है, ये फूलों की सेज नहीं है। और इस स्टेज पे जितनी चीज़ें मुश्किल हुई हैं, माइंस की बात करें, हेल्थ में माइन लगा गए, आपके फाइनेंस में माइन लगा गए, आपके फूड, आपकी कौन कौन सी चीज़ में जो है पिछली गवर्नमेंट के माइन इनके सामने नहीं है। ये जहाँ कदम रखेंगे तो इनको उड़ने का खदशा होगा डेफिनेटली। कि IMF की जो ख्वाहिशात हैं वो पिछली गवर्नमेंट पूरी करी थी, इनको भी करनी पड़ेगी। और जितना ज़्यादा तकलीफ़ का मरहला जो है हुकूमत उठाएगी,
उतना आवाम को रिलीफ मिलेगा। और अगर तकलीफ हुकूमत नहीं उठाएगी, आपके जितना भी टैक्स मनी है उसको सब्सिडी में यूज़ नहीं करेगी, तो फिर ये बर्डन सारा आवाम पे आएगा। वज़ीर आज़म साहब तो अब खासे पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि आवाम के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, ज़िंदगी में पहली दफ़ा चांस अगर प्राइम मिनिस्टर मिलने का बना हो तो किसी मुर्दे में भी जान पड़ जाती है। वो तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब है जो बहुत मुतहर्रिक इंसान है और जिनका पंजाब में परफॉर्मेंस जो है बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। अब हम इन चीज़ों की ना हम इखलाकियत भूलते जा रहे हैं। हम किसी भी बंदे का कंपैरिजन करने के लिए ना उसकी पहले ज़ातियात से शुरू होते हैं, फिर उसकी ज़ातियात को छोड़ के उसके अगले पिछले ख़ानदान को पिरोते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर उसका प्रोग्रेटिव था एडमिनिस्ट्रेशन का तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की, अगर उसका प्रोग्रेटिव था लॉ एंड ऑर्डर का, बाकी मामलात का, तो उसने उसको किस तरह देखा, अगर उसका प्रोग्रेटिव ये था कि उसने ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को एक नकेल डाल के रखनी थी, अपनी उसको काम पे लगाना था, तो उसने वो काम कैसा किया। निस्बत आप बुज़दार साहब देखें और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला, आप इस चीज़ का कंपैरिजन करें। अगर हम इनके ख़ानदानों पे चले जाएंगे और इनकी पीछे बैकअप पे जाना शुरू कर देंगे तो ये बड़ी पुरानी बात हो जाएगी। अब एक बात तो मेरे दोस्त सारे समझ लें कि ये लोग आ गए हैं, अब जितना भी टेन्योर है, 5 माह है, 6 माह है, साल है, 1.5 साल है, अल्लाह जानता है, वो उतना तो अब बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके बाद हौसला रखें। अब बट साहब जो है ना मेरी बात छीनना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि मैं इनकी तरफ जाऊँ कि हौसला रखना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, हौसला तो इनको रखना पड़ेगा, अगर ये नहीं रखेंगे तो बहरहाल हौसला रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं। बनी गाला की तरफ जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो वो देखे ना, कुछ सिक्योरिटी हिसार के अंदर भी लिया जा सकता है अगर ये हौसला नहीं करेंगे। अव्वल तो हौसला इनके अंदर है नहीं, तो इसके लिए एक ग्रुप तैयार है कि जो इनको हौसला देगा, इनको कहेगा कि भाईजान आप ज़रा अंदर बैठें, ज़रा सुकून लें, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आपके ख़िलाफ़ मामला ख़राब है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मैं ना अभी तक मैं इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा हूँ, मुझे नून लीग वाले नहीं दे पा रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले दे पा रहे हैं, कि यार पता भी है कि ये माइंस लगी हुई हैं, फिर इस सूरत हाल के अंदर देखिए पीपल्स पार्टी वालों ने तो अपने आप अपना दामन बड़ा बचाया है, बड़ी पॉलिटिकली उन्होंने सेंस के साथ उन्होंने दामन, चूँकि हमारे शहबाज स्पीड साहब को शेरवानी पहनने का अच्छा, उन्होंने अच्छी भी लगी बड़ा अच्छा लगा उन्होंने वो पहना, हमें खुशी भी है कि चलो यार पाई तो सही शेरवानी जी उन्होंने ख्वाहिश सी, लेकिन उन्होंने इस मौके के ऊपर कि जब उनको ये मालूम है कि जगह जगह पे माइंस लगी हुई है, उन्होंने ये कांटों की सीट जो है वो क्यों पसंद। अब ये आसान काम नहीं है। अच्छा, बट साहब जो है ना वो इतनी मासूमियत से सवाल दाग रहे हैं कि जैसे उनको जवाब मालूम नहीं। और मैं इतना जब्त कर रहा हूँ कि ये जवाब तो कई दफ़ा ये मेरे साथ डिस्कशन पे ऑफ द रिकॉर्ड या दफ्तर में कर चुके हैं, या शाम को हम यार आप सारी बैठते। अच्छा, मैं सिर्फ बट साहब से एक बात पूछता हूँ इस सवाल के जवाब में कि क्या ओपोजिशन PDM मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस पोजीशन में थे कि वो नो कहते, बस सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे, ऑप्शन कोई नहीं थी। मुझे आयशा काफी देर से ब्रेक का कह रही हैं और गुफ्तगू इतनी दिलचस्प थी कि मैं खुद ब्रेक वाला जो आयशा का बार बार की एक कॉल है मैं स्किप करी जा रही थी। अब ले लेते हैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर पे आएंगे, हमारे साथ रहिए। खबर जो हमारी है जी, वज़ीर आज़म की जानिब से विफाकी काबीना की तश्कील, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अराकीन भी विफाकी काबीना में शामिल। बट साहब देखिए, अच्छी बात है। अब इसके अंदर जो आप ख्वाजा साद रफ़ीक को देखें, इनको जो वजारत दी गई है वो रेलवे की दी गई है, इनके पास पहले भी ऑलमोस्ट वही वजारतें हैं जो पहले थी, वही थी। और रेलवे के अंदर ख्वाजा, मेरे को रिश्तेदार नहीं है ख्वाजा साद रफ़ीक, ना ही मेरा, मैं नहीं कंपैरिजन करें तो हमने देखा उनके दौर में जो बेहतरी दौर के अंदर काम हुआ है, रेलवे के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं, और हम तवक्को रख रहे हैं कि ख्वाजा साहब जो है रेलवे को जो ट्रैक का इशू है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगेन वो इशू आ गया जो दुर्रे नयाब ने कहा था, टाइम भी तो देखिए कितना है इस टाइम में, वो जो खुद आपने कहा कि इतने सारे मोर्चे लगे हैं, किस तरह सब कुछ होगा। देखिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, मैं उम्मीद अच्छी रख रहा हूँ। मुझे पहले कुछ नजर नहीं आ रहा था, नजर अब भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं उम्मीद का दामन छोड़ दूँ तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। ना उम्मीदी जो है वो कुफ्र है, तो मैं कुफ नहीं करना चाहता, मैं उम्मीद रखता हूँ कि कम वक्त के अंदर भी जितना बेहतर कर सके। लेकिन बट साहब कोई बात करते हुए हम भी गलतियाँ कर जाते हैं ना, बिल्कुल कर जाते हैं, और फिर जब हम चले जाते हैं तो हमें गलतियों का इतराफ़ करना पड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो आप उस स्टेज पे ना जाइएगा, मैं आपको बस ये कहूँगा कि इतने स्ट्रिक्ट ना हो जाए आपने कि बाद में जाके वो गलतियों का देखे ना अभी बहुत सारी गलतियों का एहसास होगा, बहुत सारी चीज़ों का एहसास होगा, वो इसलिए एहसास होगा कि आपके गिर्द घेरा जो है वो बहुत तंग हो रहा है, तो इंशाल्लाह मेरे गिर्द घेरा तंग
नहीं अच्छा, होगा। लाहौर पे ना खास करम है कि कुछ लोग लाहौर में ऐसे भी हैं जो हमेशा वज़ीर आज़म या वज़रा के बहुत करीब रहते हैं। वो कभी वज़ीर आज़म के मुशीर बन जाते हैं, चाहे वो साबिक हों चाहे मौजूदा ऐसे ही हों, है। चाहे वो वज़ीर आला जो साबिक हों उनके मुशीर बन जाते हैं, कोई और सीट। ये सिर्फ लाहौर के सियासी लोगों में है। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि टाइम कम है, गलती का मार्जिन बहुत कम है, गलतियाँ करेंगे तो बाद में एतराफ़ करेंगे तो कोई हासिल नहीं है। तो कारकर्दगी बहुत ज़रूरी है और यही मैं अपने पीटीआई वाले दोस्तों भाइयों को भी समझाता हूँ कि कारकर्दगी जो है ना हर सूरत में आपको बचाती है। यार आप किसको समझा जब तक आप डिलीवर पूरी नहीं दुनिया करेंगे। आपके खिलाफ हो जाए, अगर आपकी कारकर्दगी है ना, आपने परफॉर्म किया अपनी फील्ड में। बिल्कुल आपने देखिए सही कहा। आप तो आपको बचाया जाए। भैंस के ऑन आगे चौधरी साहब वजीर आजम के मैंने तो तो इशारा तो किया। मैं दोबारा मैंने कहा वो वाली गुफ्तगू आपकी कोई और समझ रहा हो ना समझ रहा हो तो जरा इस तरफ दोबारा आ जाए। ये मैं व्हाट्सएप पे पूछना चाहता हूँ, हाँ। व्हाट्सएप कौन सी गीदड़ सिंगी ये क्या है? है? ये वैसे कि लाहौरियों पे करम है कि कोई जो लाहौर से आता है बिल्कुल, तो देखिए, मुशीर बन जाता है बहुत देखे ज़्यादा। देखे इतनी लचक आपके अंदर होनी चाहिए कि एंज करके करो तो इधर हो जाते, एंज करके करो तो एंज हो जाए। तो इतनी लचक जिनसे ना वो होनी चाहिए। देखिए आपको जहांगीर तरीन ग्रुप ने फुल सपोर्ट किया, मरकज के अंदर भी किया और पंजाब के अंदर भी किया। देखिए इतना हक तो बनता है। बस अब ये दुआ करें कि ओन चौधरी साहब जो हैं वो किताब ना लिख मारे। रिहाम खान ने तो लिखी थी, मैं कहता हूँ ये ओन चौधरी किताब ना लिख मारे। अगर उन्होंने किताब लिख मारी ना तो फिर फट्टे तो खैर उखड़ गए ने। नहीं, लेकिन बात ये है कि अब ओन चौधरी साहब मुशावरत किस चीज़ की देंगे? क्या वो सियासी मुशीर होंगे? क्या वो मतलब कि क्या एक्सपर्टीज है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। चले मैं भी बहुत ज़्यादा तो आप मुझे पीटी की यार वो जो एक्सपर्टीज है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भाईजान कौन सी एक्सपर्टीज है उनके पास कि वो पहले भी मुशीर रहे? ये नवाज शाह एवी नहीं हो रही दुरे वो पहले भी मुशीर रहे। अब हमने ख्वाजा साद रफीक साहब का किरदार देखा, हमने याद सादिक साहब का सोबर स्पीकर थे, अच्छे तरीके से पढ़े लिखे इंसान है, उनका किरदार भी देखा। आजम नजीर तारर साहब कानूनदानों में एक नाम है उनका, बहरहाल कानून को समझते हैं, देखते हैं, उनकी भी बात की। अब मुझे मुशावरा जो है ना वो व्हाट्सएप, क्योंकि आप बहुत करीबी दोस्त भी रहे हैं उनके। नहीं, और मैं दोस्त नहीं, ये आपकी भूल है कि मैं उनका दोस्त जानते रहा भी। हूं। आपने बड़ी उनकी खबरें दी है, मेरी टिप्स पे हैं। जब उनको ऐवान वज़ीर आला में दाखिले से रोका गया आपने खबर दी। जब उनको वहां पे उनकी जो परमिट उनसे लिया गया आपने खबर दी। मैंने उनके खिलाफ ही खबर दी ना। देखिए इतनी जाती खबर तो किसी जाती बंदे को पता होती है ना, खबर खिलाफ ही दी ना। देखिए बात यह है कि मुशावरत क्या उन्होंने करनी है, मशवरे क्या देने हैं उन्होंने, बुनियादी तौर पे तो एडजस्टमेंट की गई है। मैं ये कहूँगा एडजस्टमेंट की गई है। अब मशवरे वो क्या देते हैं, आपको भी पता है कि हमजा साहब जो उनसे हैं वो कितना मशवरा लेने वाले हैं और कितना मशवरा देने वाले को पसंद करते हैं। ये मेरे से बेहतर, मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो एडजस्टमेंट है। मैं अभी सिंपल अल्फाज में, इनके भाई की फिर क्या बनेगा? क्योंकि ओन चौधरी साहब के भाई जो हैं चौधरी अमीन जुल्करनैन, वो भी एमपी हैं पीटीआई के और बड़े मुतहर्रिक रहे हैं। देखिए ये हर जगह पे होता है। आप ये देखें कि इधरों भी बना के रखनी है तो इधरों भी बना के रखनी है। एनु भी नहीं छड़ना तो एनु भी नहीं छड़ना, ढीली नहीं छड़नी। सियासत अपने हाथ से कुछ नहीं जाने देना दोनों तरफ से। नहीं, लेकिन हमने तो सियासत में ऐसी बेरुखी भी देखी कि एक वजीर आला किसी अपने दोस्त एमपीए की वजीर की शादी में बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस गए, वहाँ पे गोलियां चल गई और उन दोस्त ने लम्हा भी नहीं लगाया और उन्होंने ऐसी छलांग मारी कि सारी दुनिया हैरान रह गई कि यार ये इतना भी क्या था। गुजार साहब अभी भी बैठे हैं, मेरा ख्याल देखा जाए तो तकनीकी और आईनी तौर पे तो बैठे हैं अभी। नहीं, आप उधर क्यों चले गए? आप ये भी तो देखें ना कि क्या कहते हैं, कल तक जो दम भरते थे प्राइम मिनिस्टर का और वो कहते थे और वो बाकायदा कॉपी करते थे प्राइम मिनिस्टर की चीज़ों को। मेरा इशारा मैं क्या देता हूँ, नाम ले लेता हूँ, नज़ीर चौहान साहब की बात करता हूँ। हाँ, वो दम भर असद खोखर साहब को आप ले लीजिए। मैंने इशारा उन्हीं की तरफ दिया। मैंने ओपन नहीं कह दिया ना। देखो ना, इशारा नहीं, बंदे ने सीधा दसो की कर लोगे आके। इतनी सीधी बातें भी ना करें। देखे ना, जितना वो दम भरते थे, मैं आपको उनकी सारी स्टेटमेंट्स निकाल के दिखाऊं। मैं यानी कि मैं चले बीट रिपोर्टर रहा हूँ, बीट रिपोर्टर हूँ, तो मैं उनकी बताऊँ अगर वो इस तरह कर सकते तो बाकियों से आप क्या उम्मीद? मुझे सिर्फ ये हैरानी है कि मलिक असद खोखर साहब के लिए उस्मान बुज़दार साहब बहुत ही आउट ऑफ द वे गए। ठीक है, उनको पहले भी मिनिस्टर बनाने की कोशिश की गई तो मामला थोड़ा स्कैंडलाइज हो गया। उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट की गई, उनको मिनिस्टर भी बनवा लिया, दोबारा वो ज़िमनी इलेक्शन में जीत के वापस भी आए और बड़ी उनके लिए एफर्ट की उन्होंने। और फिर उनके साथ ज़ाती ताल्लुक था एक, मतलब कि मुझे नहीं याद पड़ता है कि वज़ीर आला कितने लोगों के घर जाके अफसोस करके आए। अच्छा, यहाँ तक भी कहा गया, मैं नहीं कह रहा, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मुबैना तौर पर, लफ्ज़ यूज़ के बुज़दार साहब के जो क्या कहते हैं
फिनांसर थे वो उनके अंदर खोखर साहब का नाम लिया जाता रहा बिल्कुल कि उनको सपोर्ट करने के लिए पिछली तौर पर भी और बहुत सारे उनकी आवाज में चलो अपने खजाने खोलने वाला कुछ सियासी कारकुन। लेकिन हम जरा ट्रैक से हट गए यार, वो दोबारा उस स्टोरी के ऊपर आए, किधर है यार? नहीं, आप अब स्टोरी पे रहने दें। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं जी आज के सेगमेंट्स। और अगर आपने प्लान करना है मोबाइल खरीदने का तो जी कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा। मोबाइल खरीदने का मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरे ख्याल से आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है यही रह गई है। आप कहीं पर भी हों, कहीं ना कहीं आपको मोबाइल की ज़रूरत महसूस हो जाती है। मुझे तो लगता है कि जी कहीं पर भी आप गए हों कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है। अब बेहद ज़रूरी चीज़ होती जा रही है मोबाइल। जब नहीं ये चीज़ें थी तब इसके बगैर गुजारा भी होता था, लेकिन अब फिलहाल बिल्कुल नहीं है। हमारे पास वीवो के आज डिफरेंट मॉडल्स हैं। वीवो Y15s मोबाइल है, अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसकी प्राइस क्या है जी? ये मिलेगा आपको 22,999 रुपये का। वीवो Y30 मोबाइल नेक्स्ट मोबाइल है हमारे पास और जी इसकी कीमत 22 से 27 पे आ गई 27,999। वीवो Y21T मोबाइल है और इसकी कीमत है 34,999। और इसके बाद वीवो S1 मोबाइल है 35,999 रुपये। मोबाइल के रेट्स आपने जान लिए, सेगमेंट शामिल करते हैं। सब्जियों के रेट हमने जानने हैं आज के भाव में। अच्छा जी, आजकल रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। तो अपडेट तो हमने आपको दे दी थी कि रमज़ान बाज़ारों में ऐलान ये किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि आपको चीनी भी सस्ती मिलेगी, आपको आटा भी सस्ता मिलेगा। अब होता ही है एकदम से जब महंगाई होती है तब भी चीज़ें गायब हो जाती हैं, एकदम से जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो वो लोगों के अंदर एक बेचैनी सी होती है ना कि ख़त्म ना हो जाए। तो 3-4 दिन का हम स्टॉक उठा के रख लें, सस्ती चीज़ें हैं तो कम अज़ कम परेशानी से हम बच जाएंगे। अब जी हमने रमज़ान बाज़ारों से ये पूछना है कि ये सस्ती चीज़ें कब मिलना शुरू हो रही हैं, स्टॉक की अभी क्या सूरत हाल है, ओपन मार्केट में और रमज़ान बाज़ारों में प्राइस डिफरेंस क्या है। सेकेंडली ये भी हमने जानना है कि आया रमज़ान बाज़ार में अगर कंपैरेटिवली रेट्स कम हैं तो स्टैंडर्ड पे तो नहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा। उमर हमारे साथ मौजूद होंगे रमज़ान बाज़ार से, उनकी तरफ मैं चलती हूँ। सॉरी जी, हसनैन कहा जा रहा है, हसनैन मौजूद हैं। हसनैन बताइए, बहुत सारे सवालात मैंने एक साथ ही कर दी हैं। एक तो हमें प्राइस डिफरेंस बताएं, सेकेंडली हमें बताएं कि जी यहाँ पे क्वालिटी पे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा। थर्ड, ये जो सस्ती अशिया वज़ीर आज़म साहब ने कहा है आटा और चीनी कब से मिलना शुरू होंगी? बाबे पाकिस्तान सस्ता रमज़ान बाज़ार वाल्टर में मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे यकम में देखा जा सकता है कि लाइनें नज़र आ रही होंगी और ये चीनी का स्टॉल है जी। चीनी के हसूल के लिए जो पाकिस्तान के शहरी हैं, लाहौर में जो रहने वाले हैं, उनको अपना ID कार्ड देना होगा। और अगर यहाँ पर सब्जियों के स्टैंडर्ड की बात की जाए तो जो सब्जियाँ हैं वो कल की रखी हुई हैं रमज़ान बाज़ार में। अगर बात की जाए दूसरी प्राइस की कीमतों की तो जो सस्ते सब्सिडी एग्रीकल्चर स्टॉल है वहाँ पर सब्सिडी है कि वहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिलेंगी। यानी कि बेसन आपको 102 रुपये में मिलेगा, लेकिन दूसरे स्टॉल से लेंगे तो आपको 150 रुपये में मिलेगा। तो जो चीनी के स्टॉल पे चीनी लेने के लिए लोग खड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं तो कि उनका इसके ऊपर क्या कहना। माँ जी, आप यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, आप से ID कार्ड भी लिया जाएगा, फिर आपको 2 किलो चीनी मिलनी है सिर्फ 80 रुपये के हिसाब से। तो आप सेटिस्फाइड हैं आपसे ये जो ID कार्ड लिया जा रहा है इसके ऊपर? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हम घर से ऐसे ही आए हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ से ID कार्ड मांगा जाएगा। उन्होंने कहा ID कार्ड होगा तो आप चीनी लेंगे। वो बाई चांस हमारे मोबाइल में से ID कार्ड निकल आया, वो सहूलत हमें उन्होंने दे दी है कि आप बाकी जो सहूलियात रमज़ान बाज़ार में दी जा रही हैं आप सेटिस्फाइड हो? इतना नहीं हो, क्योंकि इतनी दूर से हम लोग आते हैं तो 1 किलो या आधा किलो चीज़ हमें मिलती है लंबी लाइन लग के, तो फिर अगले दिन हमें फिर आना पड़ता है।
बिल्कुल ये शहरी हैं जिनका ये कहना है कि आधा किलो चीज़ें लेनी पड़ती हैं, मिलती हैं यहाँ पर दूर से आके, और जो आईडी कार्ड वाली शर्त है उससे वो बिल्कुल हैरान है कि जो दूसरे रमज़ान बाज़ार है वहाँ पर कहीं भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपने आईडी कार्ड दिखाना है। चंद एक रमज़ान बाज़ार है जहाँ पर आईडी कार्ड देखा जा रहा है। एसी कैंट कहा जा रहा है जी, जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से, कि उन्होंने कहा है कुरतालायन साहिबा उनकी हदायत के ऊपर यहाँ पर आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। मर्द हज़रात से बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, कब से लाइन में हैं, और बताइएगा कि ये जो आईडी कार्ड लिया जा रहा है, आप विलिंग हैं, सेटिस्फाइड हैं कि आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है आपका? जी, बात यह है कि मेरे ख्याल में तो ये हमारी एज अ कौम एक बदकिस्मती है। हम लोगों को ये आटा, चावल, घी, चीनी इसी चक्कर में लगाया हुआ है, और हम अपनी ज़िंदगियाँ इसी चक्कर में ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम जो है ना इन्हीं मुसीबतों को पूरा करने में लगा देते हैं, जबकि कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है जो हमें वो करना चाहिए, हम इधर वो टाइम अपना ज़ाया करते रहते हैं। जहाँ तक बात है इसकी आईडी कार्ड की, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों की कि हमारी जो एक नेशनल आइडेंटिटी है उसकी वैल्यू एक 2 किलो चीनी के लिए है बस, कि हम 2 किलो चीनी लेनी है तो आईडी कार्ड दिखाएं। तो मेरे ख्याल में बस मैं क्या कहूँ, ये मतलब। अच्छा, बिल्कुल ये शहरी हैं, ख़वातीन से भी बात की, मर्द हजरात से भी बात की, और उनका ये कहना है कि बहसियत कौम ये बदकिस्मती है कि आईडी कार्ड की इतनी ही वैल्यू है कि आपको 2 किलो चीनी मिल सकती है, आपको आटे का थैला मिल सकता है, और ज़ाहिरी तौर पर जो कुछ चंद रमज़ान बाज़ार हैं जहाँ पर ये शर्त इम्पोज़ की गई है कि आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो आपको चीनी नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर जो शहरी हैं उनका जो रद्द अमल है वो आपने सुना, वो बिल्कुल विलिंग नहीं है कि आपका आईडी कार्ड दिखाया जाए, उसके बाद आपको चीनी, आटा। हसनैन, थैंक यू सो मच। लोगों की ये शिकायत तो बिल्कुल जो है जायज़ है कि जी इतनी लंबी कतार, तकरीबन 11:15 का वक्त हुआ है, आप देख सकते हैं, और एक लंबी लाइन लगी है चीनी के स्टॉल पे भी, आटे के स्टॉल पे भी। मैंने जैसे कि कहा कि जिस तरह सस्ती होने का ऐलान किया गया, तब भी आपको यही लाइनें नजर आएंगी, तब भी आपको यही ख्वारी नजर आएगी कि आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। मतलब शहरी कह रहे हैं कि आपके आईडी कार्ड की वैल्यू ये है कि आपको चीनी खरीदनी है तो आपको आईडी कार्ड दिखाना है, आपको आटा खरीदना है तो आईडी कार्ड दिखाना है। यानी ये सब्सिडी भी देकर, इतने सारे लवाजमात लगाकर आप लोगों की ज़िंदगियों पर कौन सा एहसान कर रहे हैं। ओपन मार्केट से फिर कोई थोड़ी सी महंगी चीज़ खरीद ले तो फिर आपकी परेशानी जो है कम से कम ये तो नहीं होगी कि आपने रोज़े के साथ इतनी शदीद गर्मी में लंबी कतारों में लगना है। क्या कहा जा सकता है, गुज़श्ता सालों में भी यही हालात हमें नज़र आए हैं, अभी भी सूरत हाल में कुछ तब्दीली नहीं है। अवाम क्या करें, महंगाई से इतने परेशान है कि जहाँ कहीं से भी थोड़े पैसे बचते हैं लोग उधर चले जाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जी चिकन के रेट भी हैं और इसके साथ साथ बीफ और मटन के रेट्स भी हैं। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे, बीफ पर केजी मिलेगा 649 रुपये में। बीफ मिन्स अगर आपने लेना है तो ये जी 935 रुपये किलो में मिलेगा आपको। मटन पर केजी 1150 रुपये में, और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1888 रुपये में। चिकन की रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 238 और इसका बना हुआ गोश्त 345 रुपये किलो में अवेलेबल है। इसके बाद आ जाए जी एग रेट्स क्या हैं। 138 रुपीज़ है जी रिटेल प्राइस के मुताबिक। अगर आप खरीदारी करने जाएंगे 138 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल पे 2 रुपये आपके बच जाएंगे और 136 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद जी चले जाएं आप गोरमे पे अगर, तो वहाँ पर आपको 137 रुपीज़ 137 रुपये दर्जन में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो हमारे एग रेट्स, मीट रेट्स कंप्लीट हो गए। सब्जियों के रेट भी आपको बता दिए, तो घर बैठे आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करने की हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये डिसाइड करना आसान हो जाए कि आपने कितने का आज बजट अपना तैयार करना है। सब्जी खरीदनी है तो कितने की आएगी, मीट की खरीदारी करनी है तो कितने का आएगा, बाकी सारी आपकी चीज़ें हम मैनेज कर देते हैं। इसके साथ साथ रमज़ान और ईद की शॉपिंग भी चल रही है। रमज़ान में क्योंकि चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है तो रूटीन में ख़रीदारी चलती है। तो आपको बताते हैं जी सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं बचत बाज़ार में।
कारपोर अगर आप लोगों ने जाना है तो प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। नेस्ले मिल्क पैक है जी, इसकी रिटेल प्राइस आपको बता दें जी 2190 रुपये है, प्रमोशन पर 1919, 271 रुपये आपको बच जाएंगे। इसके बाद जी सेब्रोसो नगेट्स हैं, 820 ग्राम का ये पैक है, रिटेल प्राइस है 720 और प्रमोशन पर 449 रुपीज़, 271 रुपये आपके बचेंगे जी। तरशी जामिशीरी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, गर्मियों के रोज़े हैं, रिटेल प्राइस 290 रुपीज़, प्रमोशन पर 245 रुपीज़ बचत कर सकते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल रिटेल प्राइस 2319, 2472 है, प्रमोशन 153 रुपये आपके इस पर भी बच जाएंगे। तो प्रमोशन पर कौन कौन सी चीज़ें कारपोर में सस्ती पड़ी हैं हमने आपको बता दिया, जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपने अब कपड़ों की खरीदारी करनी है, ईद की शॉपिंग करनी है तो कहाँ ऑफ लगी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्रांड्स जी सिफोना ब्रांड है, अप टू 30% ऑफ है। और इसके बाद नेक्स्ट ब्रांड है जीन, अगर आप यहाँ जाएंगे अप टू 30% ऑफ। अच्छा जी, अब हमारे ये सेगमेंट हो गए हैं कंप्लीट। अगले सेगमेंट की तरफ हमने बढ़ना है, आपको बताना है माल का हाल। अच्छा, माल का हाल आपको बताएंगे। डॉलर की कीमत हर रोज़ बढ़ रही है, आज भी 1 रुपये और कुछ पैसे बढ़ी है। तो ये 1 रुपये बढ़ने के साथ साथ ही गुज़िश्ता 3-4 दिनों में हमने बताया 4 रुपये तो कुछ पैसे डॉलर बढ़ा है। बाकी करेंसी की हालात क्या है, रेट लिस्ट आपके साथ हम शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, सेगमेंट्स कंप्लीट हुए, ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमने शो में हाजिर होना है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत बड़े आर्टिस्ट से। नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, उनका काम भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज जो उनकी मुलाकात है, आज जो खुसूसी नशिस्त उनके साथ है, उसका खास मकसद भी है। मकसद क्या है कि आपको बताना कि असल में कैलीग्राफी है क्या। कुछ मुश्किल भी लगती है ये समझने में, कुछ जिस तरह से मैं तो कहती हूँ जी, बनाने वालों को अल्लाह ताला ने हाथों में कमाल महारत दी है, हर कोई नहीं ये कर सकता, लेकिन जो कर लेते हैं वो कैसे कर लेते हैं। समटाइम आपके सामने एक पेंटिंग पड़ी है, एक काम पड़ा है, कैलीग्राफी पड़ी है, और जिस शख्स ने वो बनाई आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा इतनी कमाल महारत ये करके दिखा सकता है। तो अल्लाह ताला ने हर किसी के हाथों में कुछ ना कुछ जो है वो स्पेशल हुनर रखा है। हर किसी के हाथों में नहीं, हर किसी को कुछ स्पेशल हुनर दिया है। तो जी हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे बेसिक्स क्या है कैलीग्राफी की, इसका बुनियादी स्टार्ट कहाँ से हुआ, बुनियाद कहाँ से थी, और ये जो जिद्दत टाइम के साथ आती जा रही है। वो लोग जो कि सीखना चाहते हैं और वो लोग जो कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नफासत और महारत की कमी है, वो कैसे पूरी की जा सकती है। हमारे साथ बिन कलंदर साहब मौजूद हैं, अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आपके काम के तो सभी लोग फ़ैन हैं, दिलदादा हैं, देखते भी हैं, माशाल्लाह से आपकी कामयाबी के मुअत्तरिफ भी हैं। आज हमारा, मैंने कहा कि मकसद ये जानना कैलीग्राफी बेसिकली है क्या, आगाज़ इसका कहाँ से हुआ था। देखें हम जब हिस्ट्री में देखते हैं तो हमारे सबसे पहले आती केव आर्ट्स होता है, जिसके अंदर जब गारों के अंदर जब इंसान रहते थे, वो ज़माना जब था, जब पत्थर का ज़माना जिसे हम कहते थे, तब बेसिकली स्क्रिप्ट नहीं था। तब ये था कि एक पिक्टोरियल फॉर्म थी एक्चुअली। उस पिक्टोरियल फॉर्म में जब इंसान देखता है तो आप जैसे आज भी अगर हम देखते हैं तो वो अगर किसी ने कुछ स्टोरी नरेट करनी होती थी तो उसके अंदर वो एक होता था कि एक बंदा जाग रहा है या सो रहा है या उठा हुआ है, लेकिन वो पिक्टोरियल फॉर्म में था, स्क्रिप्ट नहीं था। जिस तरह पहले वो अदद नहीं थे 1 2 3 4 5, पहले गिनती किसी और टाइप में थी। जब हिस्ट्री में जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्टोन एज में, तो हुआ ये कि करते करते जब उस हिस्ट्री को जब उस ट्रेडिशन को आगे फर्दर, फिर वो जब एवोल्यूशन आई, जब इंसान का एक शऊर और वक्त के साथ साथ उजागर हुआ, तो फिर उसको स्क्रिप्ट की फॉर्म दी गई। आज भी अगर हम देखें
तो जैसे अरबी के कुछ अल्फाज हैं, बेसिकली अरबी के अल्फाज हैं, जब उसको उर्दू में कर दें या फ़ारसी में कर दें, अलिफ बे जीम दाल सारे, तो ये सारे के सारे दैट ऑल द फॉर्म्स आर ड्रिवन फ्रॉम द पिक्टोरियल फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल जैसे जीम की बात अगर हम करते हैं तो जीम जो है वो जैसे ऊँट की कोहान होती है ना, वहाँ से इन सारी चीज़ों को लिया गया है। अलिफ जो है आज भी, बल्कि इसकी एग्जांपल बहुत बड़ी होती है कि अगर आज भी हम बच्चों को जब प्री स्कूल के अंदर जब जाते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो उसमें से अलिफ बे या 1 2 3 होता है ना, तो हम ऐसे इंसान ऐसे खड़ा होता है ऐसे करके यूँ और इस तरह सारा, तो वो पिक्टोरियल फॉर्म को जब स्क्रिप्ट की शक्ल दी गई तो वहाँ से बेसिकली इसका स्टार्ट हुआ कि इंसान किसी को देखने की बजाय उसको सुनना शुरू कर दे। दैट इज़ द हिस्ट्री। इसके ऊपर एक किताब लिखी है इसी हिस्ट्री के ऊपर, कैलीग्राफी के ऊपर, खुर्शीद गौहर कलम साहब ने, ही पास्ड अवे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बहुत बड़े पाकिस्तान के नाम, बहुत बड़ा नाम थे आर्ट में और कैलीग्राफी में, स्पेशली द ट्रेडिशनल क्लासिकल कैलीग्राफी के अंदर। तो उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर एक पूरी की पूरी बुक लिखी थी कि कहाँ से अरबी के जो अल्फाज हैं, अरबी उर्दू या फारसी के, वो एक ही चीज़ है अलिफ बे जीम दाल, तो वो कहाँ से ड्रिवन हुए और कैसे उनकी एनाटॉमी एक ह्यूमन बॉडी या एक एनिमल बॉडी या किसी भी एक स्कल्पचर की शक्ल में वो किस तरह आगे आई। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी इसकी जर्नी है, यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कैलीग्राफी बेसिकली क्या है, स्टार्ट इसका कहाँ से हुआ? अब दौरे जदीद के साथ साथ इसमें चेंजिंग्स भी आती गई, क्या समझते हैं आप? ये चेंजिंग्स अच्छी थी, पॉजिटिव चेंजिंग? देखिए मैं तो समझता हूँ कि अगर लाइफ के साथ एक और चीज़ होती है, कभी भी आप ज़िंदगी के किसी भी मरहल में चले जाएं, चाहे आप स्टोन एज के बाद, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आ गई, फिर पता नहीं आयरन एज आ गई और बहुत सारी एजेस आ गई हैं, ठीक है। आजकल तो एज, एक ज़माना था जब 1000 साल के बाद एज बदलती थी, लेकिन आज 10 साल के बाद वो पूरी की पूरी एज बदल जाती है। एज मीन्स के इरा बदल जाता है। इसलिए जो भी चेंज आता है वो कभी इंसान सोच समझ के नहीं लाता। मैं आपको सोच, मतलब एक मेरा एक है पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग एन आर्टिस्ट कि हम अगर हम सोच के कुछ काम करेंगे ना कि यार मैंने इसको चेंज लेके आना है, फॉर एग्जांपल किसी आर्ट के अंदर या इरा के अंदर, ये एक ऑर्गेनिक एक इसका फ्लो होता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इंसान की ग्रोथ एक नेचुरल होती है। नेचुरल होती है। मैं ये कहने लगी थी कि कुछ चीजें नेचर के असूल के मुताबिक ढलती चली जाती हैं, और अगर इसमें कुछ चेंज आया है तो बहुत अच्छा है डेफिनेटली, बट अगर ये चेंज जो है अगर ये इन अ पॉजिटिव वे है फॉर, अच्छा आप एग्री करेंगे पर्सन टू पर्सन भी कुछ चेंज आया, हर कोई अपने तौर पर डिफरेंट करने के लिए भी चेंज लेकर आया है। उसमें एक सबसे बड़ी बात जो ना आज के दौर में आप ये देखें कि एक इसी इरा की अगर बात करें तो इंटरनेट का इरा, जिसे हम दुनिया को पहले ग्लोबल विलेज कहते थे, तो मैं तो कहता हूँ आज ग्लोबल विलेज नहीं है, आपकी एक छोटी सी गैजेट के अंदर पूरी की पूरी दुनिया है। ऐसी है। मतलब एक तरफ एक पुराने ज़माने में देखते थे तो बहुत बड़ा एक जो अदीब होते थे या मतलब एक लिखने वाले होते थे, उनकी ऊँटों के ऊपर किताबें रखी होती थी, 1000 है उनके ऊपर किताब हो तो एक आपके गैजेट के अंदर पूरी दुनिया आ जाती है। इसलिए जब आप वर्सटैलिटी देखते हैं पूरी दुनिया की, मैं आज यहाँ से बैठ के मैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तक अगर मैं किसी भी आर्ट की फॉर्म देखता हूँ, स्पेशली अगर मैं कैलीग्राफर होते हुए अगर मैं कैलीग्राफी की बात करूँ या मिनिएचर फॉर्म में या स्कल्पचर फॉर्म में, तो मेरे सामने एक नहीं 1 लाख आइडियाज आते हैं, और जब वो आते हैं तो फिर इंसान का दिमाग जो होता है ना इवॉल्व करता है, वो चलना शुरू हो जाता है और आप अपने से एक आइडिया क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इंस्पिरेशन होती है, तो वो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन होती है ना। इसलिए दुनिया के अंदर आज भी कोई भी एक जो स्टाइल है वो एक रीजन का स्टाइल नहीं हो गया, बल्कि ये स्टाइल चेंज होता रहता है। कभी अमेरिका से आता है यूरोप में, यूरोप से पाकिस्तान, एशिया में आता है, एशिया से साउथ एशिया में जाता है, फिर वहाँ से वापस जाता है, तो स्टाइल्स जो है ना ये चेंज होते जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कैलीग्राफी की बदलती शक्लों की भी कुछ बात की, पेंसिल से बनाना शुरू किए, फिर उसमें कलर ऐड करना, और अब तो इतने खूबसूरत कलर हैं कि आप देखते ही परेशान हो जाते हैं। ये जो खूबसूरती इसमें भरी जाती है रंगों की सूरत में, ये रंग क्या बहुत एक्सपेंसिव होते हैं? नहीं, मैं तो बल्कि मेरा मैं खुद एक बात किया करता हूँ, डोंट बी एक्सपेंसिव, बी क्रिएटिव। अगर आपने बहुत अच्छा मतलब एक 24 कैरेट सोने का जैसे कहते हैं किसी भी आर्ट फॉर्म के ऊपर अगर आपने उसको लगाया और वो अच्छा नहीं लग रहा तो वो आपके लिए बिल्कुल बेफ़ायदा है। तो पहली बात तो ये कि आर्ट की अगर मटेरियल की बात करें, हाँ अगर मटेरियल को जो आर्ट मटेरियल होता है अगर उसको लॉन्ग लास्टिंग लेके चलना है ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, तो डेफिनेटली आपकी एक चीज़ है 10, 20, 50 साल 100 साल तक वो उसको, जैसे आज भी हम रेम्ब्रांड की पेंटिंग्स देखते हैं तो वो आज भी उसी तरह बेहतर पेंटिंग्स हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आर्ट के अंदर जब आर्ट मटेरियल की बात होती है तो उसकी किसी भी फॉर्म को आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर स्पेसिफिकली नहीं है कि ये इस फॉर्म के लिए उस फॉर्म के लिए। ये भी आज इस इरा में आके 21वीं सदी में आके चेंज हुआ है कि आपको दुनिया के अंदर इतनी वर्सटैलिटी आर्ट मटेरियल की भी मिलती है कि बंदा
एक दफ़ा परेशान हो जाता है, परेशान होकर रह जाता है। अच्छा, आपने क्यों कैलीग्राफी चूज की? मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली कैलीग्राफी सबसे मुश्किल बनाने में भी है, समझने में भी है। समटाइम आपको बड़े गौर से देखना पड़ता है कि क्या है ये। देखिए, मैं एक कभी कभी बल्कि वो आता है, अगर आप क्रिकेट की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे भी स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है बेसिकली, जिसमें अंदर सारे जेंडर आ जाते हैं, कि वो कोई फुटबॉलर बनना चाहता था, वो हॉकी का प्लेयर बन गया, हॉकी का प्लेयर बनना चाहता था, कोई बैट्समैन बनना चाहता था, बॉलर बन गया। एज इट इज़ इस तरह ही होता है कि वो एक कहते हैं ना, जा रहा हूँ वहाँ जहाँ ले जा रहा है दिल मुझे। मैं एक चीज़ यहाँ पे, जो मैं क्यों बना कैलीग्राफर, बेसिकली मेरी जो ग्रेजुएशन है दैट इज़ इन मिनिएचर पेंटिंग। उससे पहले मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, जब ये अभी इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी बेसिकली, तब मैं बेसिकली वो भी करता रहा, और बहुत सारे आपके प्रोफेशंस किए। इवन बिफोर दैट मैं तो एल्युमिनियम की खिड़कियों का भी काम करता रहा। दैट इज़ माय फैमिली बिजनेस, एक्चुअली दैट वाज माय फैमिली बिजनेस। असल चीज़ ये है कि आपने खुद को पहले देखना है, तलाश करना है कि व्हाट यू आर एक्चुअली। मतलब मैं अपने फ्यूचर के बारे में वही बात करूंगा कि हम दुनिया की हर चीज़ नेचुरल लेना चाहते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई कि हम अपने फ्यूचर को किसी भी चीज़ के अंदर उसको हम आर्टिफिशियल करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से चलते। तो चलते चलते जब ये होता है ना, आप बेसिकली ये द फर्स्ट टाइम, मतलब आई वाज इन, जब रॉयल पार्क के अंदर, जब से मेरे पहले जो मेंटोर थे, उस्ताद थे मियां जावेद इकबाल साहब, मैं उनके ऑफिस में बैठा जाके वहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम सीखने की, ये 99 की बात है, वो 23 साल गुजर गए, इसको पता भी नहीं चला। तो वहाँ पे उनके ऑफिस के अंदर ना वो बड़ी बिस्मिल्लाह और इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी पड़ी हुई थी। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट टाइम जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जब वो पहली दफ़ा किसी चीज़ को देखता है ना, तो वो उसी को बनाने की कोशिश करता है। तो खैर वहाँ से चलते 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 फिर आपकी हैबिट बननी शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने इसको कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, और भी बहुत सारी आर्ट फॉर्म। कहते हैं बड़ा महंगा शौक है ये। नहीं, महंगा शौक तो खैर कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं। हाँ। तो असल चीज़ ये होती है कि अगर आप इंजॉय करें ना किसी भी चीज़ को, महंगा नहीं, बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये महंगा शौक आपके करने के लिए नहीं है, लेकिन इस ज़माने के लिहाज से, फिर इस एरा के लिहाज से, ये बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल सोर्स भी बन चुका है। ये भी आपने सही कहा है, वो ज़माना और था। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, काम ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, एक ज़माना और था जब वो लिखा होता था जी कि मेरे आर्ट ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक। वो दौर गुजर चुका है। आज के दौर के अंदर अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं आपको बल्कि सिंपल इज़ दैट कि हमने अगर कोई किसी भी आर्ट फॉर्म का कोई भी शो करवाना हो, कोई एग्जीबिशन करवानी हो, तो हमें अच्छे आर्टिस्ट नहीं मिलते। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, मैंने आपका काम अभी देखा भी है, स्टूडियो में भी आप जब आए हैं, लेकर आए हैं, बड़ा खूबसूरत काम है। मुझे ये सिर्फ बता दें, वो लोग जो कि सीखना चाहते हैं, जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, बेसिक्स क्या हैं, कहाँ से उनको स्टार्ट करना है? सबसे पहले बेसिक्स तो मैं ये कहूँगा कि बीइंग कैलीग्राफर, बीइंग अ स्कल्प्टर, बीइंग अ मिनिएचर पेंटर, आप किसी भी फॉर्म के अंदर अगर आप अपना आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपने इंस्पिरेशन के लिए हर आर्ट फॉर्म को लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी कैलीग्राफी की बात करूं, तो कैलीग्राफी के अंदर मेरे काम में जो फ्लो आता है, वो मेरी इंस्पिरेशन पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, सईद अख्तर साहब, उनकी एक फिगरेटिव पेंटिंग से आता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो एक एनाटॉमी जो है किसी अल्फाज की, स्क्रिप्ट की, वो पिक्टोरियल फॉर्म से आई है। अगर कोई ये सीखना चाहता है, कोई करना चाहता है, तो एक चीज़ ये है कि थोड़ा हमारे यहाँ आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए। मतलब कि ना, मैं अगर मेरे से कोई सीखने भी आए, अगर मैं कहीं पे क्लास भी लूँ, तो 2 दिन के बाद उनका दिल करता है कि अभी से, जिसे कहते हैं ना, बस बिन कैलेंडर की तरह रंग लगा के ना बस आर्टिस्ट बन जाइए 2 मिनट के अंदर। ऐसा नहीं होता। वो एक नेचुरल फॉर्म में एक बंदे की ग्रोथ होती है, एक मेंटल ग्रोथ होती है आहिस्ता आहिस्ता। और एक और चीज़, अगर आपने कोई नई फॉर्म क्रिएट करनी है किसी भी आर्ट फॉर्म के अंदर, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ब्लैंक करना होगा। जब आप एक सोच लेके आएंगे कि मैंने ऐसी ही पेंटिंग या ऐसी ही चीज़ बनानी है, तो फिर आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपको सोचना है कि आपने करना क्या है, फिर आप उस चीज़ से वाकई नहीं बाहर निकलेंगे, फिर आप अपना काम करेंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारने वाला रिवाज बड़ा आम हो गया है, क्यों ऐसा है? बस ठीक है, सीखने के लिए तो बेहतर है। डेफिनेटली मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, अभी भी स्टूडेंट ही हैं, बस जैसे कहते हैं सारी ज़िंदगी चलती है। गुलजी साहब, सादकन साहब, इस तरह बहुत सारे और आर्टिस्ट थे जिनकी हम पेंटिंग्स को कॉपी करते थे, नॉट फॉर दैट कि हमने उसका प्रोफेशनल सोर्स बनाना है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्योंकि हमेशा आपको छोटा बच्चा जो होता है उसको उंगली पकड़ के ही चलना सिखाया जाता है, लेकिन सारी ज़िंदगी अगर उंगली पकड़ के चलना सीखेगा तो वो फिर एक प्रॉब्लम, अकेले नहीं चल सकेगा कभी भी। हाँ, इसलिए
आप सोचें, आप समझें, क्योंकि एक सिंपल जैसे आपकी फिंगरप्रिंट्स होती हैं, जैसे आपका DNA होता है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट दिया हुआ है, इवन बाप बेटे को डिफरेंट दिया। इसी तरह जब आपकी एस्थेटिक्स की बात होती है तो हमने अगर उसको एक्सप्लोर करना है ना, तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसी खास सोचने की और काम करने की सलाहियत दी है जो किसी और में नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें उसको डिग करना होगा। बिल्कुल, ये उस रब का करम है कि उसने हर किसी को मुनफरिद बनाया है, हर किसी को दूसरे से डिफरेंट बनाया और हर किसी के कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। अब हमने उसको खोजना है, हमने उसको निकालना है और हमने उसको इस्तेमाल भी करना है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखने वालों के लिए मैसेज ये है कि वो बड़ा इलामा इकबाल का बड़ा शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बड़ा सादा सा शेर हमेशा सुनते हैं, बड़ा टिपिकल हमें लगता है, लेकिन इसके अंदर जब डेप्थ में जाते हैं तो बात ये है कि आपने लाइफ में कुछ भी करना है, जैसे भी करना है, अल्लाह ताला आपको एक दफ़ा ज़िंदगी में चांस ज़रूर देता है। उस चांस के ऊपर अगर आपने अवेल कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, पवेलियन में वापस चले जाएंगे। बिल्कुल, और ये चांस कभी आपने मिस नहीं होने देना। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज था आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी कुछ बात कर लेते हैं जी, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पावर शो का ऐलान किया गया है उसकी भरपूर तैयारी जो है वो की जा रही है। मीनार पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप फुटेज हम आपको दिखाएं जी, इस वक्त स्टेज भी लगा चुके हैं, कुर्सियां भी लग चुकी हैं, तमाम तर इंतजामात ऑलमोस्ट जो हैं उनको खत्मी शक्ल दी जा रही है। अब ये तो पावर शो कितना कामयाब है कल ही पता चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो तैयारियां की गई हैं, चाहे वो इंतजामी मामलात हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। इस वक्त ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। हमारे रिपोर्टर कलीम वहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं, पंडाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी कलीम बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं और कल के रोज़ इमरान खान मीनार पाकिस्तान के साए तले अपने खिलाड़ियों के लहू को गरमाएंगे। अगर यहाँ पर तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो 20 फुट चौड़ा और ऊंचा जो स्टेज है वो लगा दिया गया है, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो निचली हिस्सा है वहाँ पर PTI की आम क़यादत मौजूद होगी, जबकि जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर अहम क़यादत मौजूद होगी और इमरान खान साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे और वहीं से आवाम के साथ खताब करेंगे। जबकि यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से आने वाले जो कारकुनान हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो कई हज़ार कुर्सियाँ लगाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अगर यहाँ पर बात करें इंक्लूजर्स की तो इस पाकिस्तान के अहाते को किया गया है जो कि मर्द, खवातीन और फैमिलीज के लिए है। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जो मीनार पाकिस्तान के हाथे में पहुंचने के लिए जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो तो मौजूद रहेगी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने इस जलसे की जो सिक्योरिटी है इसकी जिम्मेदारी इसके ऑर्गेनाइजर्स पर डाल रखी है। और यहाँ पर क्योंकि ये कल जलसा होने जा रहा है जिसको पावर शो कहा जा रहा है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ शहरों से आने वाले जो कारकुनान हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो स्क्रीनें हैं वो भी नस्ब की गई हैं, जिसकी तादाद 10 है। और लाहौर की जो अहम शराएँ हैं वहाँ पर हरे और जो लाल रंग है उसकी भी बहार आ चुकी है। जी अच्छा, ये कलीम बताइएगा, एंट्री पॉइंट मेंशन कर दिए गए हैं जिन लोगों ने जाना है जलसागाह की तरफ? खवातीन, मर्दों के लिए क्या अलहदा सिटिंग पॉइंट बनाए गए हैं? एंट्री पॉइंट और सिटिंग एरिया के बारे में भी थोड़ा सा ना, जिन लोगों ने जाना है उनकी कंफ्यूजन ताकि दूर हो जाए। यहाँ पर अभी तक जो एंट्रीज पॉइंट हैं वो कितने हैं इसको मुख्तस नहीं किया गया, लेकिन 3 जो हैं वो अहम। गालिबन आवाज़ जो है कलीम की जो है इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कलीम से हम रब्ता कर लेंगे दोबारा, हम आपको हमारे न्यूज़ पता चलता रहेगा जी क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। ऑल्दो ये आपको बता दिया जाएगा कि जी कौन कौन सी एंट्री पॉइंट है। तमाम तर इंतजाम जो हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है, यानी तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करते हैं आज की हेल्दी टिप। शम्स के पास हम चलेंगे, आज की टिप वो हमें बताएंगे। ओवर टू यू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं आपके बढ़े हुए बाजू का जो फैट है इसको ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज प्लान। बहुत से लोग अपने बाजू के जो फैट से जो है बहुत परेशान होते हैं। शोल्डर्स पर फैट आ जाता है, बैक आर्म्स पर फैट आ जाता है, कलाइयों पर फैट आ जाता है।
सो इस बढ़े हुए बाजुओं को लेकर वो बहुत परेशान होते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन को जो है बाजुओं पे बहुत जल्दी फ़ैट आता है। जो ये एरिया इनका होता है वो इतना ज़्यादा फ़ैट नहीं होता है, लेकिन अपर जो होता है यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा फ़ैट आ जाता है। सो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक वर्कआउट प्लान जो है सिंपल सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको कोई डंबल्स की या किसी रॉड्स की या ज़्यादा वज़न की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बॉडी वेट के साथ ही इस बढ़े हुए फ़ैट को ख़त्म कर सकते हो। सो बस आपने इसके अंदर करना क्या है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इस एक्सरसाइज को आपने डेली बेसिस पे फॉलो करना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जो है ये बाजू का फ़ैट भी जो है इससे ख़त्म हो जाएगा। सो सबसे पहली एक्सरसाइज होगी हमारी क्लोज ग्रिप पुशअप्स, जो कि आपके ट्राइसेप्स जो होते हैं, बैक फैट होता है जो आपके बाजुओं पे, इसको ख़त्म करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त और कारआमद है। सो इसके लिए आपको जो है नीचे आपको डाउन होना है, आपको नीचे जो है बैठना है इस तरह। अब इसके अंदर आपने एक जो चीज़ मेन है कि आपने अपने जो हाथ हैं, बाजू, अपने आर्म जो है इनको क्लोज रखना है, सामने देखना है और आपने डाउन ये जाना है और आपने ये ऊपर की तरफ आना है। जो हमारे स्टैंडर्ड पुशअप्स होते हैं उसमें तो हमारे एल्बोज बाहर होते हैं, लेकिन इसमें आपने अपने एल्बोज मूव अंदर की तरफ करना है। ये ज़रा इसको देखिएगा, आपके एल्बोज ऐसे नहीं, आपके एल्बोज अंदर की तरफ होने चाहिए। एंड डाउन 1, आपने इस एक्सरसाइज को 10 टाइम परफॉर्म करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज को आपने डेली परफॉर्म करना है और इंशाल्लाह देखना आप कितनी जल्दी इसमें अपना बढ़ा हुआ बाजू का जो फैट है, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सो इसके बाद हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है आपके पूरे बाजू को जो फैट होता है इसको ख़त्म करने के लिए, और आपके जो शोल्डर्स पर जो बैक आ जाता है फैट, और जो शोल्डर्स पर जो फैट आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज है। सो वो बड़ी आसान और सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपने जस्ट पुशअप के पोस्चर्स पे आना है, जिस तरह पुशअप का पोस्चर होता है ये, जिस तरह अब आप स्ट्रेट आ गए यहाँ पे। अब आपने करना क्या है कि अपना बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है और आपने जो है अपना राइट हाथ, इसको आपने टैप करना है लेफ़्ट पे और फिर वापस ले जाना, लेफ़्ट को राइट पे। इस तरह आपने 20 टाइम करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सो सेकेंड एक्सरसाइज और पहली एक्सरसाइज मैंने दोनों जो है आप लोगों के साथ शेयर की। अब हमारी होने जा रही है तीसरी और फाइनल एक्सरसाइज। सो वैसे तो हम लोग डेली रूटीन में जो है एक स्पोर्ट्स देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग जो है वो तो बेसिकली एक लड़ाई और जो है अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो बॉक्सिंग है ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है आपके बाजुओं और शोल्डर के फैट को ख़त्म करने के लिए। सो बॉक्सिंग जो है आप डेली बेसिस पे अपने घर में परफॉर्म कर सकते हो। तो बॉक्सिंग करने का जो आसान और सिंपल तरीका ये है कि आपने अपना एक पाँव आगे निकालना है और एक पाँव पीछे। अब आपने अपने दोनों पंच अपने फेस के पास ले जाने हैं और आपने जस्ट लेफ़्ट पंच करना है और फिर उसके बाद राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह आप इस पंचेस को तकरीबन स्टार्टिंग में आप 100 दफ़ा भी परफॉर्म कर सकते हो। सो आपने जस्ट सीधे खड़े होना है और हवा में आपने पंचेस करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी तरह आपने जो है अपनी बॉक्सिंग को स्ट्रेट करना है। बस इसके अंदर आपने ख्याल रखना है कि आपने जो अपना बाजू जो है बिल्कुल सीधे खोलने हैं, आपने बाजू सीधे खोलने हैं और सीधे बंद करने हैं। एक टांग आपने आगे रखनी है और एक टांग आपने पीछे रखनी है, और या फिर आप इन दोनों को बराबर भी रख के आप बॉक्सिंग कर सकते हो। तो इसको आप जितना आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे इसमें फास्ट हो जाओगे, ये उतनी ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज आपकी बनती जाएगी। एक तो ये है कि आप इसमें अपना बाजू का फैट भी कम कर रहे हो, और दूसरा ये है कि आप एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जो है अपने हाथों को भी बना रहे हो, और अगर आपके सामने कोई आ जाता है तो आप उसकी अच्छे से पिटाई भी कर सकते हो। सो ये एक्सरसाइज जो है ये एक बड़ी मज़े की एक्सरसाइज है बॉक्सिंग, इसको भी आप अपने जो है बाजू का। थैंक यू सो मच मुजाहिद, लेकिन इसको आपने एक्सरसाइज के इस्तेमाल करना है, किसी को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे, अपने इख्तिताम को ख्याल रखिएगा। कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।